हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पे बीईओ एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस सीरीज में हम हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले की सीरीज में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में, उत्तर मुगल शासक के बारे में अध्ययन किया था। अगर अभी तक आपने इसके पहले की सीरीज नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाके वो सारी सीरीज को देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आप फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। और जब आप पूरी सीरीज को देख लेंगे तो आप आसानी से देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यह सीरीज क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके ही बनाई गई। तो चलिए आज के सीरीज में हम मराठा साम्राज्य के बारे में, इसके अलावा विदेशी जो कंपनियां आई थी, यूरोपीय कंपनियां, उनके आगमन का क्रम, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो कर्नाटक युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और आपके जैसे हुआ था बंगाल में उन्होंने आधिपत्य कैसे किया, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, जिससे इस टॉपिक से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में बहुत ही इजीली सॉल्व कर सके। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मराठों का उत्कर्ष के बारे में। जैसे इसके पहले की सीरीज में आपने पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य में क्या होता है, औरंगजेब के पश्चात कोई भी बहुत ही अच्छा शासक नहीं हुआ कि जिसने पूरे साम्राज्य में अपना नियंत्रण रख पाया हो। सारे शासक हो रहे थे जो मतलब पूरे साम्राज्य में नियंत्रण नहीं रख पा रहे, अपनी नीतियां प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम में मराठा साम्राज्य का भी उदय हो रहा था, उत्कर्ष में आ रहा था। तो मराठा साम्राज्य सोच रहे थे कि हम ऐसा करें कि मुगल साम्राज्य अपना कब्जा कर लें, और जबकि मुगल साम्राज्य क्या रहा था, इनका दुर्बल करने की कोशिश कर रहा था। मुगल साम्राज्य के भी कुछ शासक हुए जो चाहते कि वो मराठा साम्राज्य को नष्ट कर दे, मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लें। इसी तरह से क्या होगा कि मराठाओं और मुगलों के मध्य युद्ध होता रहेगा। तो चलिए आज हम पहले पढ़ते हैं मराठाओं और मुगलों के मध्य युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में, क्योंकि कई बार क्या होता है, शिवाजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो शिवाजी का जन्म शिवनेर में 1627 में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, तो शिवाजी के पिता का नाम था साजी भोसले तथा इनकी माता का नाम था जीजाबाई। कहा जाता है कि इनके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का पड़ा था। इनको नीतिपरक शिक्षा देना, इनको युद्ध के लिए युद्ध कौशल सिखाना, इन सब में इनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। तथा इनके गुरु थे कोरदेव ने इन्हें युद्ध कला में पारंगत किया था। तो इनकी माँ का नाम क्या था, जीजाबाई, इनके गुरु का क्या नाम था, कोरदेव, और इनके पिता का क्या नाम था, साजी भोसले। साजी भोसले ने क्या किया, शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी। इनके पास जो पूना की जागीर थी साजी भोसले के पास, ये इन्होंने क्या कर दिया, शिवाजी को दे दिया। तो स्वयं साजी भोसले ने क्या किया, बीजापुर के सुल्तान के यहाँ पे नौकरी की थी। अब शिवाजी ने क्या किया था, 1656 में अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। तो आपसे पूछ सकते हैं शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था, तो 1656 में बनाया था। शिवाजी ने एक संधि की थी, पुरंदर की संधि। ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई थी या किसके किसके मध्य हुई थी। तो 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य क्या हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी। तो आपको याद रखना कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। और शिवाजी ने क्या किया था, 1674 में वाराणसी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। और 1680 में 1680 में शिवाजी की क्या मृत्यु हो गई। अब एक पॉइंट आपसे पूछता है, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किससे कहते हैं, जो शिवाजी के मंत्रियों का 8 जो प्रकार के दरबारी थे, उनका जो एक समूह होता है जो जिनके दरबार में रहते, उसे क्या बोलते थे, अष्टप्रधान। इसमें 8 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसमें अमात्य था, सेनापति था, इस तरह से 8 मंत्रियों दरबारियों का एक समूह होता है, जिसे क्या बोलते थे, अष्टप्रधान। तो अगर कभी आपसे पूछते हैं अष्टप्रधान किसके दरबारी में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे, शिवाजी के दरबार में। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने एक युद्ध पद्धति को प्रारंभ किया था, छापामार युद्ध पद्धति। अगर आपसे कभी पूछता है कि छापामार युद्ध पद्धति का प्रारंभ किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। इसके अलावा शिवाजी ने क्या छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। जैसे आप पढ़ते हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो छत्रपति क्या इनकी उपाधि है। अब चलिए हम पढ़ते हैं, शिवाजी के पश्चात जब इनकी मृत्यु हो गई 1680 में, तो इनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, संभाजी शासक बने मराठा साम्राज्य के। तो हम पढ़ लेते हैं संभाजी के बारे में।
संभाजी ने क्या किया था, कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि संभाजी के प्रमुख सलाहकार कौन थे, तो कवि कलश थे। कवि कलश क्या थे, संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। और संभाजी व कवि कलश की हत्या किसने कर दी थी, मुगल सेनापति था मकरफ खां। मकरफ खान ने क्या किया था, संभाजी तथा उनके सलाहकार कवि कलश की हत्या कर दी थी। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि संभाजी की हत्या किस सेनापति ने की थी, तो मुगल सेनापति मकरफ खान ने की थी। अब क्या हुआ, संभाजी की मृत्यु के पश्चात राजाराम शासक बनते हैं। संभाजी की मृत्यु के पश्चात कौन होते हैं, राजाराम शासक बनते हैं। और राजाराम जब शासक बनते हैं तो छत्रपति के उपाधि के साथ ही अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो अगर पूछते हैं सर्वप्रथम छत्रपति की उपाधि किस मराठा साम्राज्य ने धारण की थी, तो किसने की थी, शिवाजी ने। अगर पूछते कि किस शासक ने छत्रपति की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक कराया था, तो कौन थे, राजाराम। और राजाराम ने क्या किया, सतारा को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था, सतारा को। और 1700 में क्या हो गई, राजाराम की मृत्यु हो गई। अब जब राजाराम की मृत्यु हो गई तो उस टाइम पे कोई शासक नहीं बना, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, संभाजी थे। और संभाजी का पुत्र था साहू जी। साहू जी क्या हो गया था, मुगल साम्राज्य की कैद में हो गया था। अब जब मुगल साम्राज्य की कैद में साहू जी, तो मुगल साम्राज्य की कैद में था। अब इधर राजाराम की भी डेथ हो गई, तो क्या था, मुगल साम्राज्य में कोई एक शासक नहीं था कि वो शासक बन सके। तो इसलिए इनकी पत्नी ताराबाई ने क्या किया, अपने पुत्र ताराबाई और राजाराम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। इन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा दिया तथा स्वयं क्या हुई, ताराबाई संरक्षिका बन गई मुगल साम्राज्य की। अब जब ये बात पता चले मुगल साम्राज्य के बारे में, तो मुगल साम्राज्य में उस टाइम पे शासक थे बहादुर शाह प्रथम। अब बहादुर शाह प्रथम ने देखा कि ताराबाई संरक्षिका बन गए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि साहू जी को क्या कर दिया, कैद से मुक्त कर दिया। अब कैद से मुक्त क्यों किया, तो उन्हें पता था कि जब साहू जी कैद से मुक्त हो जाएगा तो साहू जी चाहेगा कि हम स्वयं शासक बने। इसलिए क्या होगा, ताराबाई और साहू जी के मध्य युद्ध होगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया। अब साहू जी पुत्र किसका था, तो संभाजी का पुत्र था। अब जब इसको कैद से मुक्त कर दिया तो 1707 में साहू जी व ताराबाई के मध्य खेर का युद्ध हुआ। तो अगर आपसे पूछता है कि 1707 में खेर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो साहू जी व ताराबाई के मध्य हुआ, क्योंकि ताराबाई चाहती थी कि उनका पुत्र शिवाजी द्वितीय मुगल साम्राज्य का अगला शासक बने, जबकि साहू जी चाहते थे कि ताराबाई एक महिला है तो वो शासक का बन नहीं सकती, और शिवाजी द्वितीय अत्यंत छोटा है, इसलिए साहू जी चाहते थे कि वह स्वयं शासक बने। क्योंकि क्या उनका मानना था कि मेरे पिता पहले संभाजी जो थे वो शासक थे, तो उनके पश्चात योग उत्तराधिकारी मैं हूँ, मुझे शासक बनना चाहिए। तो इन दोनों कारणों से क्या हुआ, दोनों के अपने अपने कारण थे। ताराबाई चाहती थी उनका पुत्र बने, साहू जी चाहते थे वह स्वयं शासक बने। इस कारण क्या हुआ, खेर का युद्ध हुआ। और खेर का युद्ध कब हुआ, 1707 में, जिसमें साहू जी विजयी रहा। तो इस खेर के युद्ध में क्या हुआ था, एक थे आपके पेशवा थे, उन्होंने क्या किया था, जो उसको आगे पेशवा बनाते हैं बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था, साहू जी की बहुत सहायता की थी खेर के युद्ध में। अब जब खेर के युद्ध में ताराबाई पराजित हो गई तो क्या मराठा साम्राज्य का अगला शासक कौन बन गया, साहू जी। तो चलिए हम पढ़ते हैं साहू जी के बारे में। साहू जी ने क्या किया, 1707 में जब खेर का युद्ध जीत गया तो उसने 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। कब कराया, 1708 में। और साहू को कैद से किसने मुक्त किया, तो जैसे मैंने भी आपको बताया था, आपका कौन सा मुगल सम्राट था, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया था, साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था। अब यही बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था, साहू जी की खेर के युद्ध में बहुत सहायता की थी। तो साहू जब शासक बन गया तो उसने बालाजी विश्वनाथ को क्या कर दिया, पेशवा बना दिया था। अब जैसे हम पेशवा कहते हैं, बहुत ही प्रमुख अधिकारी था मराठा साम्राज्य में। अब चलते हैं बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था, बालाजी विश्वनाथ ने मराठा परिसंघ की स्थापना की थी। अगर आपसे कभी पूछता है कि मराठा परिसंघ की स्थापना किसने की थी, तो मराठा परिसंघ की स्थापना की थी बालाजी विश्वनाथ ने। अब मराठा परिसंघ होता है क्या, जैसे आपने इन्होंने कहा कि परिसंघ की स्थापना की, क्योंकि ऐसे बहुत से शासक हो रहे थे जो क्या मुगल साम्राज्य में मिलना नहीं चाहते थे, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित रखना चाहते, तो इसलिए बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि एक मराठा परिसंघ बना लेते हैं, आप अपनी स्वतंत्र सत्ता में स्थापित रहें, अपनी शासन व्यवस्था अपने अनुसार करें, लेकिन हम सब क्या एक संघ बना ले कि हम इस संघ के सदस्य हैं। तो कौन सा संघ बनाया, मराठा परिसंघ। इसमें आपके प्रमुख कौन हुए मराठा परिसंघ के उदाहरण, जैसे आप पढ़ते हैं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, ये सब क्या थे, प्रमुख मराठा परिसंघ के थे। और बालाजी विश्वनाथ को जिन्होंने मराठा परिसंघ की स्थापना की, इन्हें प्रथम पेशवा कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि प्रथम पेशवा किसको कहते हैं, तो बालाजी विश्वनाथ को, क्योंकि क्या था, अभी तक पेशवा को उपाधि मतलब पद नहीं सृजित किया गया था, अष्टप्रधान का पद था। जैसे आपने पढ़ा कि
शिवाजी के टाइम में क्या था, 8 मंत्रियों का एक समूह होता जिन्हें अष्टप्रधान कहते थे। और प्रथम पेशवा किसको कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ को। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ सकते हैं कि द्वितीय पेशवा किसको कहते हैं, तो द्वितीय पेशवा कहते हैं आपके बाजीराव प्रथम को। किसको कहते हैं, बाजीराव प्रथम को क्या बोलते हैं, द्वितीय पेशवा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लड़ाकू पेशवा। तो आपको इन दोनों की उपाधि याद रखना है, क्योंकि आपके बीईओ एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, उनकी उपाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि बाजीराव प्रथम को द्वितीय पेशवा कहा जाता है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, लड़ाकू पेशवा किसको बोलते हैं, तो लड़ाकू पेशवा किसको बोलते हैं, बाजीराव प्रथम को। अब जब मराठा साम्राज्य में क्या हुआ, राजा साहू की जब हत्या हो गई, तो उसके पश्चात एक संधि हुई थी 1750 में। कौन सी संधि हुई थी, संगोला की संधि। तो आपसे पूछ सकते हैं कि संगोला की संधि कब हुई थी, 1750 में। अब संगोला की संधि में क्या हुआ कि जो मराठा साम्राज्य में पेशवा होगा, पेशवा को ही वास्तविक राजा माना जाएगा। तो अगर आपसे पूछ सकता है किस संधि के तहत ये निश्चित किया गया था कि अब जो पेशवा होगा वही वास्तविक राजा माना जाएगा, तो किसमें, संगोला की संधि में। और संगोला की संधि आपकी कब हुई थी, तो 1750 में हुई थी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लेते हैं कि भारत में कौन कौन से यूरोपीय कंपनियां हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, अंग्रेजों और मराठों के बीच आंग्ल मराठा युद्धों का। तो पहले आप अंग्रेजी कंपनियों का आगमन पढ़ लीजिए कि अंग्रेजी कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां आई। क्योंकि अब भारत में क्या हो रहा था, जैसे आपने देखा था जहांगीर के दरबार से ही क्या हुआ था, विदेशी राजदूत तो भारत में पहले भी आए, लेकिन अब व्यापार की इच्छा से आने लगे थे। तो अब क्या हो रहा था, जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां आ रही, तो अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, अंग्रेज अपनी पूरी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिससे इनके मराठों से अंग्रेजों के युद्ध होंगे, मैसूर से हुआ, कर्नाटक का युद्ध हुआ, ये सब के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो चले हम पढ़ लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में जो निजी यूरोपीय व्यापारी कंपनियां होती थी, उन्हें एक शब्द से डिनोट करते थे, क्या कहते थे, इंटरलोपर। तो कई बार आपसे पूछा जा चुका है इंटरलोपर किसे कहते हैं, एक बार ये पीसीएस प्री में भी पूछा जा चुका है कि इंटरलोपर किसे कहते हैं, या निजी यूरोपीय व्यापारी कंपनियां आती तो उन्हें क्या कहते थे। तो इस चीज को याद रखना, निजी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को हम इंटरलोपर कहते थे। क्या कहते थे, इंटरलोपर। और जो मुख्यतः कौन कौन से आए थे, जैसे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये आपके क्या मुख्यतः आए थे। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये मुख्यतः व्यापारी कंपनियां आई। इनका मुख्य उद्देश्य तो व्यापार था, लेकिन जब इन्होंने भारत की सत्ता व्यवस्था देखी तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुर्तगालियों के आगमन के बारे में। तो पुर्तगाली 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। और वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था, तो पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह। आपका कौन सा बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह। तो अगर आपसे पूछते हैं वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आया था, तो वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह आया था। और कालीकट बंदरगाह के संख्या कि भारत और यूरोप के मध्य नया समुद्री मार्ग की खोज की। क्योंकि क्या हो रहा था, अभी तक कोई भी समुद्री मार्ग की नई खोज नहीं थी कि भारत और यूरोप के मध्य। तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया। तो अगर आपसे पूछता है कि आप इनका स्वागत किसने किया था, तो गुजरात के शासक थे जमेरिन। जमेरिन ने क्या किया था, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वास्को डी गामा किसकी मदद से भारत है, तो वास्को डी गामा क्या हुआ था, अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी था, उसकी मदद से भारत आया था। तो वास्को डी गामा से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको याद रखने। पहला क्या है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस बंदरगाह में आया था, तो कहाँ पे आया था, कालीकट में। और कब आया था, तो 17 मई 1498 में आया। और वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो एक शासक थे जमेरिन ने। किसने किया था, जमेरिन ने। और वास्को डी गामा किसकी सहायता से आया था, तो वास्को डी गामा आया था आपको अब्दुल मजीद की सहायता से। आप चलिए हम पढ़ते हैं पुर्तगाली जब आ गए, जब वास्को डी गामा भारत से मसालों के व्यापार करने के लिए, और जब यहाँ से उसने कम से कम 16 गुना लाभ कमाया, तो उसने वहां जाके क्या किया, और इसके बारे में बताया कि भारत में तो बहुत लाभ कमा सकते हो। तो जो वहां से व्यापारी आ रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वहां के राजाओं को क्या कर रहे थे, धन का लोभ दिखा रहे थे कि वहां के राजाओं से कहते थे आप हमारा खर्च उठाइए, आप वहां भेजिए, आप वहां पे अपनी पताका फहरा सकते हैं, वहां से धन कमा सकते हैं। अब इस तरह से क्या हुआ, दूसरे यूरोपीय व्यापारियों का आगमन शुरू हुआ। तो पुर्तगालियों के बारे में सर्वप्रथम कौन आया, अब पुर्तगालियों में 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया।
तो अगर आपसे पूछता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आया, तो आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया। तो कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और ये कब आया था? तो 1505 में आया था। इसके पश्चात क्या हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मेडा के पश्चात 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बन के आया। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा के पश्चात कौन आया, तो कौन आया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क कब आया? तो 1509 में आया। और अल्फांसो द अल्बुकर्क को क्या बोलते हैं? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक हम अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? अल्बुकर्क को। अब अल्बुकर्क ने क्या किया था? 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। किसको जीता था? गोवा को। तो आपसे पूछ सकते हैं कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता? तो अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क क्या था? पुर्तगाली वायसराय था जो 1509 में बन के आया था। ये क्या था? और इसने कब जीता था? 1510 में गोवा को। और किससे जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति बहुत अच्छी थी। इनकी क्या थी? नौसैनिक शक्ति का बहुत अच्छा इस टाइम पे विस्तार था। तो इनकी नौसैनिक शक्ति को कहा जाता है इस्तादो द इंडिया। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि पुर्तगाली जो नौसैनिक शक्ति थी उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इस्तादो द इंडिया। इसके अतिरिक्त ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रारंभ की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी भी किसने प्रारंभ की थी? पुर्तगालियों ने। क्योंकि उस टाइम पे क्या था? सारा क्षेत्र कहाँ से आता है? हिंद महासागर से आने का वे था, जो समुद्र मार्ग से हिंद महासागर से या भारत आ सकते थे। तो उस टाइम में इन्होंने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी किया। इन्होंने क्या किया? समुद्र पे अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। जब समुद्र में आधिपत्य उस मार्ग पर स्थापित हो गया तो उस मार्ग से आने वाले से उन्होंने क्या किया? कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। हिंद महासागर के क्षेत्र में पुर्तगालियों तो एक कर वसूला जाता है जिसे क्या कहते थे? कारतेज कहते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कारतेज क्या है? तो कारतेज क्या? हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगालियों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था। तो इनसे आपको याद रखना है कि पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को क्या कहते थे? तो पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को इस्तादो द इंडिया कहते थे। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रारंभ की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपकी पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। और पुर्तगालियों द्वारा एक कर वसूला जाता था हिंद महासागर क्षेत्र में, उसे क्या बोलते थे? कारतेज बोलते थे। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भारत में क्या किया? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। अगर आपसे पूछता है कि प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, तो किसकी है? पुर्तगालियों की। और इन्होंने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर की थी? तो गोवा में की थी। कहाँ पर की? गोवा में। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। अगर आपसे पूछते हैं कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो इन्होंने कोचीन में खोली थी। अब इस तरह से पुर्तगालियों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने डिस्कस कर लिए। अब चलिए हम पढ़ते हैं डचों के बारे में। डच भारत में कब आए थे? डचों के द्वारा आने वाला पहला नागरिक कौन था? तो डच 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम नागरिक था कार्नेलियस डा हस्तमान। कौन था? कार्नेलियस डा हस्तमान। अब जब डच कंपनी आई तो कई बार आपसे पूछ सकता है डच कंपनी का नाम क्या था? उस जो डच कंपनी आई तो उसका नाम था वेरिंग दी ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। क्या नाम था? वेरिंग दी ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। कई बार इसको ओस्ट लिखते हैं तो कई बार ओस्ट लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम था? वेरिंग दी ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। किसका नाम था? डच कंपनी थी। अब डचों ने अपना केंद्रीय स्थल, अब आपको पता नहीं केंद्रीय स्थल क्या होते हैं। जैसे जब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था तो उसका केंद्रीय स्थल बताया था कि पंजाब व सिंध क्षेत्र क्या था? उसका केंद्रीय स्थल था। मतलब उसका पूरा विस्तार तो चारों तरफ होता है लेकिन मेन पॉइंट कहाँ पे होता है उसे उसका बोलते हैं केंद्रीय स्थल। तो डचों ने अपना केंद्रीय स्थल कहाँ बनाया था? पुलिकट मद्रास में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? पुलिकट मद्रास में। इन्होंने क्या किया? अपने व्यापार का फैलाने का सब जगह किया लेकिन इसका मुख्य पॉइंट जो बनाया था अपने व्यापार का पुलिकट को बनाया था। पुलिकट कहाँ पे? मद्रास में है। अब डचों के एक सिक्का जो चलते थे उसको क्या बोलते थे? पैगोडा। तो इस चीज को याद रखना है कि डचों के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो पैगोडा का कहा जाता है। अब क्या हो रहा था? अंग्रेज भी भारत में आ चुके थे, पुर्तगाली भी आ चुके थे। तो अब ये सारी व्यापारी कंपनियां हो रही थी पहले आपस में झगड़ रही थी क्योंकि सब अपने व्यापार का आधिपत्य करना चाहती थी। तो इसी में क्या हुआ? 1729 में डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध होता है। तो इसमें वेदरा के युद्ध में क्या होता है? डच पराजित हो जाते हैं जिससे क्या होता है? डच भारत से चले जाते हैं। डचों का भारत से पतन हो जाता है। तो अगर पूछते हैं कि 1759 में वेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो वेदरा का युद्ध अंग्रेज व डचों के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज व डचों के मध्य। और वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। इस तरह से आपने डचों के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हम चलिए पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में। अब अंग्रेजों में क्या हुआ? सर्वप्रथम क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को
एलिजाबेथ के शासनकाल में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को क्या हुआ, भारत के साथ व्यापार करने की राजआज्ञा मिली। तो अगर पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की राजआज्ञा कब मिली थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिली। और ये राजआज्ञा कितने वर्ष के लिए एलिजाबेथ प्रथम ने दिया, तो सिर्फ 15 वर्ष के लिए दिया था। कितने वर्ष के लिए दिया था, 15 वर्ष के लिए। इस चीज को याद रखने की एलिजाबेथ प्रथम ने राजआज्ञा कितने वर्ष के लिए दी थी, 15 वर्ष की। इसके पश्चात के वो जेम्स प्रथम शासक बनते और जेम्स प्रथम ने इस राजआज्ञा पद को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। क्या कर दिया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि आप जितने समय तक चाहें भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि किस शासक ने राजआज्ञा पद को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया था, तो किसने किया था, जेम्स प्रथम ने। एलिजाबेथ ने कितने वर्ष के लिए राजआज्ञा पद प्रदान किया, तो 15 वर्ष के लिए। और इसको अनुमति कब मिली थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अब जो उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी, इसका संचालन का किसके द्वारा होता था, 15 थे बोर्ड डायरेक्टर के सदस्य। बोर्ड डायरेक्टर क्या 25 सदस्य थे। इन्हीं के द्वारा क्या हो रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन होती, यहाँ के उसके सिर्फ कर्मचारी व्यापारी व्यापार कर रहे थे, लेकिन इसका संचालन क्या होता, वहाँ के जो 25 आपके डायरेक्टर के सदस्य वही इसका संचालन कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, कैप्टन हाकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आए। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि कैप्टन हाकिंस आए, किसके दरबार के में आए थे, जहांगीर के। लेकिन ये वास्तव में जो जहांगीर के दरबार में एक राजदूत के रूप में जो पत्र लेके आए, उसमें अकबर का नाम लिखा था, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने सुना था कि मुगल सम्राट में शासक कौन है, अकबर है। लेकिन जब तक ये यहाँ पे आए 1609 में, तब तक क्या हो गया था, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो कौन आया था, किसके दरबार में आया, जहांगीर में। क्योंकि मुगल साम्राज्य में आपने पढ़ा था कि अकबर की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि कैप्टन हाकिंस जेम्स प्रथम आए थे कैप्टन हाकिंस के। इन्होंने क्या किया था, राजदूत के रूप में जब आए थे कैप्टन हाकिंस, तो इन्होंने जो पत्र लिखवा के लाए थे जेम्स प्रथम का, उसमें नाम किस शासक का लिखा हुआ था, अकबर का। क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था कि मुगल सम्राट में एक शासक है अकबर, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे यहाँ पे जहांगीर शासक थे। लेकिन अगर आपसे कभी पूछते हैं कि कैप्टन हाकिंस किसके दरबार में आए थे, तो कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके अतिरिक्त आपने जब जहांगीर के बारे में पढ़ा था, तो सर टॉमस रोबी 1615 में जहांगीर के दरबार में, इन्होंने क्या कर दिया था, व्यापार के लिए अनुमति प्रदान कर ली थी। अब अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी, तो अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी खोली थी सूरत में। अब आपसे कई बार हो सकती है कोठी नदी की फैक्ट्री वर्ड्स नाम सुने को, तो ये सब चीज़ें एक ही थी, फैक्ट्री कोठी ये सारी चीज़ें क्या थी, एक ही। तो अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी आपकी खोली थी सूरत में। और दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी, इन्होंने 1611 में खोली थी। कहाँ पे खोली थी, 1611 में। और 1668 में क्या हो गया था, 1668 में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड का सम्राट जो चार्ल्स द्वितीय थे, इनका विवाह किससे हुआ था, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। आपने जैसे पढ़ा था पुर्तगालियों का आगमन हो, तो वहाँ पे क्या हुआ, इंग्लैंड के सम्राट जो आपके चार्ल्स द्वितीय थे, उनका विवाह हो गया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हो गया, तो चार्ल्स द्वितीय को क्या हुआ, दहेज के रूप में बम्बई का क्षेत्र मिला था। भारत में जो बम्बई का क्षेत्र था, पुर्तगालियों ने क्या किया, दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। अब चार्ल्स द्वितीय तो वहाँ पे थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे तो आके उसको कुछ शासन सत्ता संभाल नहीं सकते थे बम्बई की, तो उन्होंने चार्ल्स द्वितीय ने क्या कर दिया, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई का क्षेत्र क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे सूरत वगैरह में तो अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली चुकी थी, और मुगल साम्राज्य से व्यापार की अनुमति भी मिल गई थी। अब इसको बम्बई का क्षेत्र भी मिल गया, तो अब इसके मन में क्या था, अपने शासन व्यवस्था का विस्तार करना चाहती थी। व्यापार के साथ साथ ये क्या हो रही थी, अपने शासन व्यवस्था का विस्तार करने के मन में इच्छा जागी अंग्रेजों के मन में। अब इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1698 में सुल्तानकोटी, कालीघाट व गोविंदपुर नामक 3 गांव की क्या जमींदारी प्राप्त कर ली। 1200 रुपए में क्या करी, इनके तीनों गांव की जमींदारी प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या हो, इन्हीं तीनों गांव को सम्मिलित रूप से क्या करेंगे, फोर्ट विलियम, एक अपने किले का निर्माण करेंगे। किसका, फोर्ट विलियम का। कहाँ पे करेंगे, कोलकाता में, जो वर्तमान में क्या है, कोलकाता में। तो आपसे पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। और फोर्ट विलियम की नींव किसने रखी थी, तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। किसने रखी थी, जॉर्ज चारनॉक ने। इस चीज को याद रखना है। अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, इन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की थी, तो सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना कहाँ पे की थी, मद्रास में की थी। इन दोनों चीजों का याद रखना। फोर्ट विलियम की स्थापना या निर्माण कहाँ किया था, कोलकाता में।
और सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना कहाँ की थी? मद्रास में की थी। अब इसके बाद क्या होगा? अंग्रेजों के अलग अलग युद्ध होंगे, जैसे मैसूर के साथ इनका होगा, मराठों के साथ होगा। अभी हम आके इनके सबके युद्ध पढ़ेंगे, क्योंकि क्या हो रहा था, अपने शासन व्यवस्था के अलग अलग युद्ध लड़ते जा रहे थे। इन्होंने बंगाल पे आधिपत्य करने का प्रयास कर रहे थे, इसके अलावा और भी क्षेत्रों में कर रहे थे। उससे पहले पढ़ लेते हैं फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फ्रांसीसी कंपनी क्या थी? एक सरकारी कंपनी। तो इन सब में ध्यान रखने की, अभी तक जितनी कंपनियां हैं वो सब क्या थी? निजी कंपनियां थी, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। तो आपसे पूछ सकते हैं जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां आई, इनमें से कौन सी कंपनी सरकारी कंपनी थी? कौन सी? फ्रांसीसी कंपनी। तो इस फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था? कंपनी इंडसे ओरिएंटल। क्या नाम था? कंपनी इंडसे ओरिएंटल। क्या था? फ्रांस की कंपनी का नाम था। अब भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम जो कोठी हुई फ्रैंको कैरी के द्वारा सूरत में खोली गई थी। कहाँ पे खोली गई? सूरत में। तो आपसे पूछ सकते हैं फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी कहाँ पे स्थापित की थी? तो कहाँ पे की थी? सूरत में। और किसके द्वारा की गई? तो फ्रैंको कैरी के द्वारा। और कहाँ कब की गई? तो 1668 में की गई। अब ये फ्रांसिस में था मार्टिन था, फ्रांसिस एक था मार्टिन। इसने क्या किया था? 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की थी। जो आपको वर्तमान में पांडिचेरी, इसकी स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में। अब क्या होता है? आपका कर्नाटक के युद्ध होते हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। तो अब उसके बारे में आके पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ लेते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। क्योंकि क्या हो रहा है, जब बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, इसके पश्चात क्या होता है? बंगाल उस टाइम पे आपका बहुत ही सत्ता युक्त था। क्या था? बंगाल का साम्राज्य बहुत विस्तार था, बंगाल बहुत ही संपन्न राज्य था। अगर आपको भारत में लगान बढ़ाना है, मतलब कुछ भी शासन व्यवस्था में अच्छी संभालनी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि सर्वप्रथम हमें बंगाल को अपने शासन पे लेना होगा। अपने जब हाथ में बंगाल आ जाएगा, क्योंकि बंगाल में उस टाइम पे व्यापार भी बहुत उन्नत था, वहाँ पे क्या मतलब क्षेत्र भी बहुत बड़ा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम अंग्रेजों ने बंगाल पर आधिपत्य स्थापना करने की कोशिश की। क्योंकि बंगाल में उस टाइम क्या था? बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इन सब का काफ़ी क्षेत्र बंगाल के अंदर सम्मिलित था। तो हम पहले पढ़ते हैं बंगाल में सर्वप्रथम कैसे कैसे इनके युद्ध हुए। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो मुर्शिद कुली खान ने क्या? स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। क्योंकि क्या हो रहा था, जब औरंगजेब था तो उस टाइम पे बंगाल क्या हो रहा था? मुगलों के संपर्क में आ रहा था, और औरंगजेब ने क्या किया था? मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। अब जब इन्होंने देखा मुगल सम्राट में क्या हो रहा था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात और कोई सम्राट इतना शासक इतना अच्छा हुआ नहीं कि जो पूरी सत्ता को संभाल सके। तो उसी का मौके का फायदा उठा के मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करने के साथ साथ क्या किया इन्होंने? बंगाल में बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र भी था। बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में क्या क्या मिला के अपनी राजधानी कहाँ बनी? मुर्शिदाबाद। तो आपसे पूछ सकता है मुर्शिद कुली खान ने राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो मुर्शिदाबाद में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? मुर्शिदाबाद में। इसके अतिरिक्त क्या होता है? मुर्शिद कुली खान के पश्चात इसके पश्चात क्या होता है? सरफराज होते हैं, और क्या होते हैं? और अलग अलग शासक बनते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत ही योग्य शासक नहीं बन पाते। तो अब आप पढ़ते हैं अलीवर्दी खान पर। उनसे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब 1740 में आपका घेरिया का युद्ध होता है। घेरिया के युद्ध में क्या किया था? सरफराज को पराजित करके अलीवर्दी खान स्वयं शासक बनता है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलीवर्दी खान ने किस युद्ध में सरफराज को पराजित किया था? तो किस युद्ध में किया था? 1740 में घेरिया के युद्ध में। अब अलीवर्दी खान से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अलीवर्दी खान ने क्या दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी। जैसे आपने मुगल सम्राट में जब उत्तर मुगल सम्राट पढ़ा था, तो उन्हें क्या फर्रुख सियार ने क्या किया था? अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों को क्या किया था? दस्तक प्रदान किया था। दस्तक क्या था? एक राजाज्ञा पत्र था, जो उन्हें बिना लगान के, बिना मतलब कर दिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। अब जब क्या होता है, अंग्रेजों को व्यापार के लिए कर नहीं देना पड़ता था, तो इनका क्या हो रहा था? पहली बात तो इनके यहाँ पे टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी थी कि भारत में क्या करते? कच्चे माल तो ले जाते थे, लेकिन वहां से अपना माल मशीनों के द्वारा बना के लाते थे, जो वस्त्र वगैरह होती है और सामान। अब भारत के लोगों को क्या था? एक तो कर देना पड़ रहा था, ऊपर से अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी। तो पहली बात तो भारत के जो लगान के कपड़े होते या किसी और चीज़ें तो महंगे हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कर देना पड़ रहा था, तो वो चीज़ें उन्हें उसमें जोड़नी पड़ रही थी। तो इससे क्या हो रहा था? भारत का व्यापार काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति में आ रहा था, क्योंकि लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा था। तो इसका देखा कि अलीवर्दी खान ने की दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी।
अब दस्तक के दुरुपयोग पर रोक क्यों लगे कि अंग्रेजों पहले ये दस्तक किसको मिला था, सिर्फ कंपनी को मिला था। लेकिन कंपनी क्या करती थी, अपने छोटे छोटे कर्मचारियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को दस्तक क्या करती थी, बेच देती थी। अब जब बेच देती थी तो कोई भी यूरोपीय व्यापारी आ रहा था, उसे क्या हो रहा था, कर नहीं देना पड़ रहा था, तो उसका माल क्या हो रहा था, सस्ता हो रहा था। अब आप मानिए आपके सामने क्या होंगे, दो माल ऐसे होंगे जो एक ही है, एक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और एक की क्वालिटी कम अच्छी है, लेकिन उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए एक आपके देश का इंडिया का है, दूसरा किसी और कंट्री का, लेकिन एक ही कोई प्रोडक्ट है। अब एक ही प्रोडक्ट है लेकिन एक आपके इंडिया वाले का 50 रुपये का है और दूसरे कंट्री का 40 का है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, तो आप आदमी नॉर्मल सी बात है, लोग क्या करते हैं 40 का ले रहे थे क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही थी। लेकिन ये 40 रुपये में लेने पे क्या हो रहा था, आपके इंडिया के जो व्यापारी थे इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता जा रहा था। इसीलिए इसको देखते हुए अली वर्दी खान ने क्या किया, दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी कि अब दस्तक को कोई भी कंपनी क्या हो रही, किसी भी व्यापारी को नहीं बेची। ये किसने कहा, अली वर्दी खान ने। अब अली वर्दी खां के पश्चात क्या हुआ, 1756 में अली वर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। अब सिराजुद्दौला से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सिराजुद्दौला कब नवाब बना था, तो 1756 में। अब सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसी टाइम में 1756 में क्या किया था, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि फोर्ट विलियम की स्थापना इन्होंने कहा कि कोलकाता में किया। अब इन्होंने क्या किया, उसकी किलेबंदी प्रारंभ कर दी। किलेबंदी का तात्पर्य क्या होता है, शासन में। उसमें क्या हुआ, ये सेना रखना प्रारंभ कर दिया कि अब इसके अंदर कोई भी जाने में अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले उन्होंने सिर्फ कोठी के रूप में किया था कि हम अपने व्यापार का सामान रखने के उद्देश्य से उन्होंने अनुमति ली कि हमारा कुछ सामान होता है, बहुत सारा सामान है, तो उसको रखने के लिए हमें एक निर्माण कर लेनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसको सुदृढ़ीकरण प्रारंभ कर दिया, फोर्ट विलियम में सेना रखना प्रारंभ कर दिया। अब जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली तो उसने क्या किया, 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। किसने, सिराजुद्दौला ने। और आक्रमण करके क्या किया, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब ये बात वहां पे पता चली तो वहां से क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। किसके लिए, रॉबर्ट क्लाइव को फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार करने के लिए भेजा गया। अब इसी तरह 20 जून को क्या होता है, आपका 1756 को काल कोठरी ब्लैक होर्स ट्रेजिडी की घटना होती है। ब्लैक होर्स ट्रेजिडी क्या है कि जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया तो कहा जाता है कि इसमें 446 व्यक्ति, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने उसके क्या, सिराजुद्दौला ने एक घुटन युक्त कमरे में सबको बंद करवा दिया और अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो उसमें कहा जाता है सिर्फ 21 व्यक्ति बचे थे और उसमें एक हालवेल नामक व्यक्ति था जिसने इस घटना का पूरा बताया था। कौन था, हालवेल। तो कहा जाता है कि इसमें क्या हुआ, तो लगभग सभी मारे गए थे, सिर्फ 21 व्यक्ति बचे थे। अगर आपसे पूछते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजिडी का उल्लेख किसने किया था, किस व्यक्ति ने, तो किसने किया था, हालवेल नामक व्यक्ति ने किया था। अब जब उधर से रॉबर्ट क्लाइव आ गए थे तो रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। तब इनके मध्य एक संधि होती है। कौन सी होती है, अलीनगर की संधि। तब से पूछ सकते हैं कि अलीनगर की संधि किसके किसके मध्य होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य होती है। अब इसके बाद सिराजुद्दौला के मध्य क्या हुआ, अलीनगर की संधि हो गई, जिसमें इन्होंने कहा गया कि आप दस्तक का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस तरह से चीज़ें बोली गई, आपको कंपनी के ज़्यादा मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सब अलीनगर की संधि में हुआ। अब इसी टाइम पे क्या होता है, सिराजुद्दौला का एक था मीर जफर। मीर जफर था, इसके अतिरिक्त क्या था, राय दुर्लभ। एक इनकी सेना, ये मीर जफर था, राय दुर्लभ था, जगत सेठ था। जो इन तीनों ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता कर लिया। अब गुप्त समझौते था क्या, अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालो की नीति प्रारंभ कर रहे थे। अंग्रेजों ने मीर जफर को कहा कि आपको शासक बनना चाहिए, आप ज़्यादा योग्य हो। तो मीर जफर को लगा कि हाँ नहीं, मुझे शासक बनना चाहिए। तो मीर जफर, राय दुर्लभ व जगत सेठ, इन तीनों ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता कर लिया। अब इसी के क्या होता है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का युद्ध होता है किसके, सिराजुद्दौला के साथ। मीर जफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ इनका साथ दे रहे थे, लेकिन ये क्या था, वास्तविक रूप से क्या एक प्रकार का छद्म युद्ध था। अब छद्म युद्ध क्यों किया, क्योंकि मीर जफर क्या थे, पहले से ही अंग्रेजों से मिले हुए थे। साथ भले सिराजुद्दौला का दे रहे थे, लेकिन क्या होते, अंग्रेजों से मिले हुए थे। इस कारण क्या होता है कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, क्योंकि मीर जफर तो पहले ही अंग्रेजों को मिले थे। मीर जफर अंग्रेजों को क्या हो रहे थे, इनके सिराजुद्दौला के पूरे सारे सूचना दे रही थी, कैसे इनकी युद्ध पद्धति कई कर रहे, कैसे क्या प्रयोग कर रहा है। इसकी जब सूचना अंग्रेजों को मिल गई तो अंग्रेजों ने इसी आधार अपने सेना को तैयार कर लिया। तब क्या होता है, सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, 30 जून 1757 को मीर जफर को नवाब बना दिया गया।
मीर जफर क्या थे, एक समझिए कठपुतली नवाब थे, क्योंकि अंग्रेज अब धीरे धीरे सत्ता स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वो स्वयं शासक नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर वो स्वयं शासक बन जाते हैं उस स्थिति में क्या होगा, हो सकता है प्रजा विद्रोह कर दे। क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पे, प्रजा क्या करते थे, अपने राजा को, अपने ईश्वर की परछाई मानती थी। क्या मतलब, ईश्वर का संतुल्य मानती थी। जैसे आपने पढ़ा था वहाँ पे जिल्ले इलाही माना जाता है। जिल्ले इलाही का तात्पर्य क्या होता है, अल्लाह की परछाई। इस तरह से उन्होंने क्या किया, स्वयं शासक नहीं बने, उन्होंने मीर जफर को शासक बना दिया, क्योंकि अगर अंग्रेज स्वयं शासक बन सकते तो हो सकता था कि प्रजा विद्रोह कर ले। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मीर जफर को शासक बना दिया। अब 1760 में क्या होगा, मीर कासिम नवाब बने। कहा जाता है कि मीर जफर भी अंग्रेजों के अनुचित मांग, अनुचित दबाव से त्रस्त होकर इन्होंने अपने दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। तो इसके लिए सर्वप्रथम मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, क्योंकि इनकी राजधानी से क्या हो रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसलिए अपनी राजधानी उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। किसने किया, मीर कासिम ने। अब मीर कासिम ने भी जब अंग्रेजों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो अंग्रेज इससे परेशान होने लगे। अब क्या हुआ, 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ किसने किसने दिया था, इसका अवध के नवाब थे आपके सिराजुद्दौला। कौन थे, सुजाजुद्दौला थे, अवध के नवाब थे। मुगल सम्राट शाह आलम थे। इन दोनों ने क्या किया, मीर कासिम का साथ दिया। किसका साथ दिया, मीर कासिम का। सुजाजुद्दौला थे यहाँ पे, याद रखने, अवध के नवाब। इन दोनों ने क्या किया, मीर कासिम का साथ दिया। अब जब मीर कासिम का साथ दिया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, इस टाइम पे बक्सर के युद्ध में फिर उन्होंने क्या, बंगाल का नवाब मीर जफर बन गया था। इस युद्ध को याद रखें। जब क्या कहते हैं, मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया, युद्ध के प्रारंभ किया, तो इस टाइम पे मीर जफर को अंग्रेजों ने पुनः क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया था। अब इसके पश्चात क्या, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अब इलाहाबाद की संधि से क्या हुआ, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। अब आपको याद रखना दीवानी क्या होती है। अब इस यहीं से क्या होता है, द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है। कौन सी व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है। अब द्वैध शासन व्यवस्था क्या है, इन्होंने दीवानी प्राप्त के लिए उन्होंने कहा कि जो नवाब बैठाते तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होगा कि शासन व्यवस्था सब आपको संभालनी है, लगान वगैरह, ये सब लगान वगैरह हमारा अधिकार होगा कि यहाँ से लगान वसूलना, ये सब अधिकार हमारा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था आपको संभालनी है, चीज़ें आपको संभालनी है। ये सब किसने कहा, ये सब अंग्रेजों ने दीवानी प्राप्त कर ली कि यहाँ से जो लगान होगा ये सब हम वसूलेंगे, लेकिन शासन व्यवस्था कैसे चलानी ये सब आपका। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो शासक बना तो उसके पास में कोई भी अधिकार नहीं रह गए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि दीवानी किस किस क्षेत्र की अंग्रेजों ने पहले प्राप्त की, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की। अब क्या होता है, जैसे आपको पता था कि मैंने कहा कर्नाटक के युद्ध होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हुआ, 1746 से 1748 तक चला। ये क्या हो रहा था, आपके बंगाल में शासन करने के पहले ये चीजें हो रही थी। लेकिन अब आप क्या हो रहे थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की तो सफाइयां कर ही रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, भारत की सत्ता व्यवस्था में भी परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। इसमें भी अपना नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, क्योंकि जब वहां पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उसी टाइम यहाँ पे क्या हुआ, भारत में भी इन्होंने क्या किया, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। अब आपसे पूछ सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो इस चीज में यही याद रखना है कि इस एला सापल की संधि के साथ क्या हुआ था, आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1746 से 1748 तक चला। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, कब से कब तक चला या कौन सी संधि हुई, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका क्या हुआ, 1749 से 1754 के मध्य हुआ। इसमें क्या हुआ, पर डुप्ले क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। तो डुप्ले ने फिर क्या किया, हैदराबाद के साथ एक सहायक संधि की, जिसे आप पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग करेंगे, जिसका आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर कभी पूछते कि सहायक संधि का जनक कौन, तो सहायक संधि का जनक है डुप्ले, क्योंकि अभी तक आपने कहीं पे सहायक संधि का उल्लेख नहीं हुआ। सहायक संधि सर्वप्रथम डुप्ले ने ही की थी, और किसके साथ की थी, हैदराबाद के साथ। अब पढ़ते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला, यह युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के मध्य। कब से कब तक चला, 1756 से 1763 के मध्य। और यह युद्ध कैसे हुआ था, पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था, पेरिस की जब संधि हुई। पेरिस की संधि में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने
चंद्रनगर को छेड़ के बाकी सारे चीज जैसे पांडिचेरी वगैरह क्या करते हैं, फ्रांसीसी छीन लेते हैं। ये सब इन्हें वापस करने पड़ते हैं। किस संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत। अब 1760 में क्या होता है, अंग्रेजी सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के साथ वांडीवास का युद्ध लड़ा, जिसमें क्या हो गया था, फ्रांसीसी पराजित हो गए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रांसीसी किस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुए थे, तो किसमें थे, वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में। अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में लड़ा था? तो आयरकूट के नेतृत्व में। और 1761 में क्या किया था, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। जैसे आपने पढ़ा था कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अब तो 1761 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसे होता है, 1763 पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। अब आपकी जो पेरिस की संधि हुई, इसमें कहा गया कि अंग्रेजों ने जितने भी क्षेत्र लिए हैं फ्रांसीसियों को लौटाना थे, तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर का क्षेत्र क्या हुआ था, फ्रांसीसियों को नहीं वापस किया था। उसके अलावा जो भी क्षेत्र जैसे पांडिचेरी वगैरह सारे क्षेत्र क्या करते थे, फ्रांसीसियों को वापस कर दिए थे। तो पूछते तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो किस संधि के साथ, पेरिस की संधि के साथ। अब चलिए हम पढ़ते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। जैसे मैंने आपको अभी मराठा साम्राज्य पढ़ा है, तो वहाँ पे बताया था कि क्या हो रहा था कि अब धीरे धीरे क्या होगा, अंग्रेजों के मराठा के साथ भी क्या होगा, युद्ध लड़े जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा था, अब मराठा भी उत्कर्ष में हो रहे थे। जैसे आप इसमें पढ़ा, पहले क्या होता है, मराठा और उनके मुगल साम्राज्य के मध्य युद्ध होते हैं, लेकिन उसी टाइम आप धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तब इनके मराठों के साथ कुछ युद्ध होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं मराठों के साथ कितने युद्ध हुए। तो मराठों के साथ इनके 3 युद्ध हुए थे। जैसे बालाजी बाजीराव बने। अब आपने पढ़ा था बालाजी बाजीराव के पश्चात क्यों माधव राव पेशवा बने। जैसे आपने पढ़ा था कि संगोला की संधि, संगोला की संधि के साथ क्या था, पेशवा ही वास्तविक राजा हो गए थे। तो बालाजी बाजीराव के पश्चात क्या माधव राव शासक बने। अब जब माधव राव की मृत्यु हो गई, तो इसके पश्चात क्या वो पेशवाई को लेकर संघर्ष होने लगे। अलग अलग संघर्ष हो रहे थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि मराठा साम्राज्य की भी हम सत्ता समाप्त करके अपने नियंत्रण में ले लें। तो इसके लिए इनके क्या हुए, 3 मराठा युद्ध हुए। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ था। कब से कब, और इस युद्ध में आपकी क्या 3 संधियां हुई। तो इनमें पूछ सकता है, तो इस समय जब मराठा युद्ध हो रहा, तो आपसे पूछ सकते हैं पेशवा कौन थे। तो इस समय माधव राव द्वितीय पेशवा थे। कौन थे, माधव राव द्वितीय। अब इसमें 3 आपकी संधियां हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। पहली संधि 1775 में सूरत की संधि हुई। दूसरी 1776 में आपकी पुरंदर की संधि, और तीसरी कौन सी हुई थी, सालबाई की संधि हुई। तो आपसे पूछ सकते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुई सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अब चलिए हम पढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब आपसे पूछ सकते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला। तो ये चला था 1803 से 1806 तक। अब इस समय मराठा साम्राज्य के पेशवा कौन हो गए, बाजीराव द्वितीय हो गए। कौन हो गए, बाजीराव द्वितीय, जिसके बारे में आप 1857 के विद्रोह में भी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। अब 1857 के विद्रोह में जब पढ़ेंगे बाजीराव के बारे में, जो बिठूर में शासक होंगे। अब ये क्या हो रहा है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो 1803 से 1806 तक चला, इस समय आपके बाजीराव द्वितीय पेशवा थे। अब आपके इस युद्ध में क्या हो रही है, 4 संधियां हो रही। जैसे क्या हो रही है, पहली संधि क्या होती है, अंग्रेजों और बाजीराव के मध्य द्वितीय के मध्य युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, बाजीराव द्वितीय जब जानती है कि हम पराजित होने वाले हैं, तो ये अंग्रेजों के साथ क्या कर लेते हैं, वसीन की संधि कर लेते हैं। अब जब वसीन की संधि की, तो ये कौन सी संधि थी, तो ये एक सहायक संधि थी। कौन सी संधि थी, सहायक संधि। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वसीन की संधि किसके किसके मध्य हुई थी। तो 1802 में अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य वसीन की संधि हुई। अब जब बाजीराव द्वितीय ने वसीन की संधि कर ली, तो जैसे मैंने आपको पढ़ा था मराठा परिसंघ की स्थापना हो गई थी। जैसे सिंधिया थे, भोसले, होलकर, ये सब कहते हैं मराठा परिसंघ है। ये सब क्या हो गया, इससे बाजीराव द्वितीय से नाराज हो गए। किस संधि के पश्चात, वसीन के संधि के पश्चात। अब इन्होंने क्या किया, बाजीराव द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। अब सहायक संधि होती क्या थी, आपको ये पता है। सहायक संधि में ये था कि आप हमारी सहायक संधि अगर स्वीकार कर लेते हैं, तो जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी एक निश्चित रकम देनी पड़ रही थी, और आवश्यकता पड़ने पे जब भी कोई आप पर आक्रमण करेगा, तो हम उसका आक्रमण का सामना करेंगे, या कोई हम पर अंग्रेजों ने आक्रमण करेगा, तब तो आप उसका सामना करेंगे। इस तरह से सहायक संधि थी। तो इन्होंने क्या किया, जब बाजीराव द्वितीय पर आक्रमण किया, तो बाजीराव द्वितीय की तरफ से किन्होंने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने युद्ध लड़े थे। अब अंग्रेजों ने युद्ध लड़े, तो इसमें कुछ संधियां हुई। जैसे 1803 में अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य क्या हुई, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई।
तो आपसे पूछ सकता है सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके मध्य हुई थी? 1803 में अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य हुई। इसके बाद क्या होता है? 1803 में अंग्रेजों और भोसलों के मध्य होती देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि किसके मध्य होती है? अंग्रेजों और भोसले। ये आपके सिंधिया भोसले के सब मराठा परिसंघ में, जब आपने बताया था सब मराठा परिसंघ के सदस्य हैं। फिर 1806 में क्या होता है? होलकर व अंग्रेजों के मध्य राजपुर घाट की संधि होती है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि देवगांव की संधि किसके मध्य हुई, राजपुर घाट की संधि किसके मध्य हुई या कब हुई? तो भोसले के और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? देवगांव की संधि। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। अब क्या होता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से 1818 तक चलता है। अब इसमें क्या हो? बाजीराव दत्ती ये पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। पहले उन्होंने जब वसीन की संधि कर ली, अब इन्हें लगता है कि खराब लगते हैं तो पुनः इनके साथ युद्ध लड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है? बाजीराव दत्ती कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में पुनः अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। तो पूछ सकता है कि बाजीराव दत्ती किस युद्ध में पुनः पराजित हो जाते हैं? कोरेगांव अष्टी के युद्ध में। अब जब बाजीराव दत्ती पराजित हो जाते तो अंग्रेजों ने क्या किया? बाजीराव दत्ती को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया इन्होंने? बाजीराव दत्ती को बिठूर भेज दिया पेंशन देके। तो अगर आपसे पूछता है कि इन्होंने पेंशन देके किसको भेज दिया, तो बाजीराव दत्ती को भेज दिया। किसने भेजा? अंग्रेजों ने। कहाँ भेजे? तो बिठूर भेजा। अब 1818 में क्या होता है? अंग्रेजों और होलकर के मध्य मंदसौर की संधि होती है। कौन सी? मंदसौर की संधि। किसके मध्य होती है? अंग्रेजों और होलकर के मध्य होती है। अब देख रहे हैं इस टाइम पे जितनी भी सारे मराठा परिसंघ थे वो सारे खत्म हो रहे थे, क्योंकि क्या हो रहे थे? युद्ध में पराजित हो जा रहे थे। युद्ध में पराजित होने पे क्या कर रहे थे? अंग्रेज क्या कर रहे थे? उनके साथ संधियां कर ले रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था? संधियों से क्या हो रहा थे? उनसे लगान भी वसूलने लगते थे, उनके शासन व्यवस्था में भी नियंत्रण कर लेते थे। इस तरह से उनके जैसे मंदसौर की संधि होगी, देवगांव की संधि होगी, सुरजी अर्जन गांव की संधि होगी। तो जितने भी मराठा परिसंघ हो रहे थे, अधिकतर जितने भी उत्कर्ष में थे, उन सबके साथ क्या हो गया? अंग्रेजों की संधियां हो गई। अब क्या हो रहा था? मराठा परिसंघ को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, और मराठा परिसंघ को समाप्त करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी। किसने? अंग्रेजों ने। तो आपसे पूछता है कि मराठा परिसंघ को समाप्त किसने किया? तो मराठा परिसंघ को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। अब हम चलिए पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि क्या क्या होता है? अंग्रेजों के कुछ मैसूर के साथ भी युद्ध होते हैं। जैसे क्या होता है? 1761 में हैदर अली ने क्या किया? वडियार वंश की स्थापना, सत्ता जो समाप्त कर दी। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि मैसूर में क्या हुआ? हैदर अली से पूर्व कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो मैसूर में हैदर अली से पूर्व वडियार वंश शासन कर रहा था। अब हैदर अली ने क्या किया? वडियार वंश की सत्ता स्थापित करके स्वयं शासक बन गया। इसके क्या होता है? हैदर अली के अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध होते हैं, कुल 4 एंग्लो मैसूर युद्ध होते हैं। तो आपके एग्जाम में आंग्ल मैसूर युद्ध से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या होता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से चला? तो ये आपको चला 1767 से 1769 तक चला। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य। किसके मध्य हुआ? अंग्रेज तथा हैदर अली के मध्य हुआ। फिर इसके पश्चात क्या होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 1784 तक। ये युद्ध में क्या होता है? हैदर अली भी युद्ध लड़ता है तथा उसका पुत्र भी लड़ता है, टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। क्योंकि क्या होता है? 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है? उसका पुत्र टीपू सुल्तान उत्तराधिकारी बना। अब टीपू सुल्तान उत्तराधिकारी बनता है तो उसने क्या किया? श्रीरंगपट्टनम में, क्योंकि इनकी राजधानी कहाँ पे थी? श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने क्या किया? पादशाह की उपाधि धारण की थी। कौन सी? पादशाह। आपसे पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की? तो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। अब जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान स्वयं लड़ने जाता है। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध में क्या होता है? वारिंग हेस्टिंग। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? अगर आप पूछते हैं तो वारिंग हेस्टिंग था। पर टीपू सुल्तान के मध्य क्या होता है? मंगलौर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मंगलौर की संधि। तो आपसे पूछ सकता है कि मंगलौर की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो किस में हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों तथा किसके मध्य? टीपू सुल्तान के मध्य। तो पूछ सकता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर आपका कौन था जो अंग्रेजों की तरफ से? तो कौन था? वारिंग हेस्टिंग। अब हम चलिए पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? ये 1790 से 1792 तक चला। कब से कब तक चला था? 1790 से 1792। इस युद्ध में क्या होता है? अंग्रेजी सेना के युद्ध लॉर्ड कॉर्नवेलिस नेतृत्व कर रहे थे। जैसे उसमें क्या था?
वारेन हेस्टिंग थे। अब इसमें क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस नेतृत्व कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, किसके किसके मध्य हुई, क्योंकि इस संधि में क्या करना, टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ गया था। इसके अतिरिक्त 3 करोड़ रुपए युद्ध छत के रूप में देना पड़ा। इसके अतिरिक्त उल्लेख है कि जब तक इन्होंने, टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए युद्ध छत में नहीं दिया था, टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र को अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने यहाँ बंधक बना के रखा था। तो ये सब किसमें होता है, टीपू सुल्तान ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो आपसे पूछ सकते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो 1792 में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799 हो जाता है। और इस युद्ध में कौन नेतृत्व कर रहा था, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन कर रहा था, लॉर्ड वेलेस्ली। और चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, अंग्रेजों ने मैसूर में भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इस तरह से आज हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जैसे उनके प्रमुख कर्नाटक युद्ध थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध तथा और मराठों के उत्कर्ष के बारे में पूरा पढ़ा। इस तरह से वीडियो का पूरा एंड तक देखिए तथा इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी, जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से आपको पूरी पढ़ाई, आपने मिडवल हिस्ट्री भी कंप्लीट करी, अब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी, तो अगर आपने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये आप पूरी सीरीज देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज में हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस किए गए हैं, जो इसलिए आपकी सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इनके नोट्स जरूर बना लीजिए। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल में साइंस और बायोलॉजी की भी रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है, तो आप उन सारी सीरीज को देख कर नोट्स बना लीजिए। अगर ये आपको सीरीज हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।